आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमें जो गाड़ी है उसकी रनिंग कॉस्ट कितने की पड़ती है और ओला और उबर के साथ कंपेयर करें तो कौन सा ज़्यादा एक फाइनेंशियली वाइबल डिसीजन आता है। हमारे लग्जरी के हिसाब से क्या हमें कैब्स में जाना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में समझेंगे और रनिंग कॉस्ट को एक एक्सेल के माध्यम से बहुत बारीकी से एक एक एलिमेंट डाल के समझेंगे और कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम मिस करते हैं या गेन करते हैं गाड़ी लेकर के, ये भी इस वीडियो में समझेंगे। बहुत मज़ेदार होने वाला है। और ये जो एक्सेल है, जब मैं भी बना रहा था तो मेरा भी दिमाग फटा रह गया। मतलब ऐसा लगा मुझे, मतलब फिगर्स जब मैंने देखी तो सच में मतलब मेरे लिए भी वो आई ओपनर था। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए भी बहुत बड़ा आई ओपनर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की ये जो एक्सेल शीट में आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये आपकी आंखें एकदम खोल देंगी। आउच, ऐसा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन आपके आने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरे भी कुछ इसी तरह के एक्सप्रेशन आए थे, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मतलब ये इतना ज़्यादा होगा। तो पहले कि हम उस एक्सेल कैलकुलेशन की तरफ चलें, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले की वीडियो में क्या देखा था। और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे बात की थी कि कितने की गाड़ी लेनी चाहिए, क्या उसकी सही कीमत होती है। तो फटाफट से देख लेते हैं। गाड़ी हमारी जो थंब रूल कहता है वो कहता है गाड़ी की कॉस्ट हमारी 10% ऑफ हमारा नेटवर्थ या फिर 50% ऑफ हमारी इनकम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ईएमआई पे अगर हम गाड़ी लेते हैं तो वहाँ 24/10 का थंब रूल चलता है, जिसमें कि 20% की डाउन पेमेंट करनी चाहिए। 4 साल के लिए हमें कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा लोन हमें 4 साल के लिए लेना चाहिए। और 10% से ज़्यादा जो हमारी मंथली सैलरी है उसका 10% से ज़्यादा हमारा ईएमआई नहीं होना चाहिए। आज हम बात करते हैं गाड़ी की रनिंग कॉस्ट की। तो चलते हैं फटाफट से एक्सेल की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में थोड़ा सा दिमाग आपका लगेगा। तो मान लीजिए कि आपने पेट्रोल गाड़ी ली थी, तकरीबन वही 8,64,000 की। उसकी अगर गाड़ी की बात करें तो पेट्रोल का खर्चा आप 100 किलोमीटर अगर दिन के चलाते हैं तो आपकी मंथ में चलती है तकरीबन 3,000 किलोमीटर। बॉम्बे में अभी कॉस्ट का प्राइस है 110 रुपए प्रति किलोमीटर। बहुत बढ़ रहा है यार, मतलब पिछले एक साल में, खैर बात नहीं करते उसकी। पेट्रोल का खर्चा महीने का आ जाता है 22,000 रुपए। फिर उसके अलावा मेंटेनेंस, मतलब आप सर्विस भी कराओगे, छोटे मोटे वियर एंड टीयर भी होंगे, कहीं गाड़ी खड़ी करोगे किसी ने स्क्रैच कर दिया, कभी कोई विंडशील्ड, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा उसका, उसकी 3,000 रुपए पर मंथ है। फिर आपकी ईएमआई जो हमने पिछली बार देखी थी कि 9 लाख की गाड़ी की ईएमआई कितनी आती है, तकरीबन 17,800 की ईएमआई है, वो हमने पकड़ ली मंथली 5 साल के हिसाब से। और डाउन पेमेंट को हमने 5 साल में डिवाइड कर दिया कि हर मंथ आपकी डाउन पेमेंट कितनी पड़ेगी, वो है 4,380। तो आपकी रनिंग कॉस्ट अगर आप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो तो 15.7 रुपए पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आती है, अगर आप 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो और 5 साल उस गाड़ी को यूज करोगे। ठीक है, यहां तक हम साथ में हैं। अब मान लेते हैं कि गाड़ी आप 5 साल यूज नहीं करोगे, आप हो ऐसे आदमी जो कि गाड़ी को लंबे समय तक यूज करना चाहते हो। हालांकि ये वो टाइगर की तरह ऐसी स्पीशीज है जो अब खत्म होती जा रही है कि जो मतलब 5 साल से गाड़ी को रखे, मगर मान लो आप उस टाइगर स्पीशीज के हो जो 10 साल तक गाड़ी को रखते हो, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो 10 साल तक अगर आप गाड़ी रखते हो और 100 किलोमीटर रोज गाड़ी चलाते हो तो तकरीबन 12.5 रुपए प्रति किलोमीटर की आपकी रनिंग कॉस्ट आती है। अब ये रनिंग कॉस्ट कम क्यों हो जाती है? क्योंकि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो बराबर है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे आप गाड़ी की कीमत बढ़ाते जाओगे ना, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और फिक्स्ड कॉस्ट की डिवीजन जब आप पूरे इन 5 साल या 10 साल में करोगे तो आपकी रनिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अभी हम 9 लाख की गाड़ी की बात कर रहे हैं, जैसे ही आप 9 लाख से ऊपर के सेगमेंट में जाओगे तो ये उससे भी महंगा हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सेल चाहिए ना, इस तरह की सारी एक्सेल जो मैंने बनाई है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि मुझे क्या एक्सेल में चाहिए। मैं एक्सेल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर मुझे अपनी गाड़ी यूज नहीं करनी, मुझे कैब में जाना है। अब यह कैब में जाना है तो मुझे कैब का तकरीबन 10 से 15 रुपए का खर्चा आता है। हम मान लेते हैं 12 रुपए का हमारा खर्चा है। अभी डिस्कस करेंगे कि कैब ज्यादा ठीक है या अपनी गाड़ी ज्यादा ठीक है, उसके बारे में बाद में आते हैं, मगर 12 रुपए का खर्चा आता है कैब में। अगर मैं कैब में जाता हूं तो 12 रुपए का खर्चा आता है। अपनी गाड़ी में अगर मान लीजिए मैं कम चलता हूं, मतलब 50 किलोमीटर ही दिन का चलता हूं, इसमें ले लेते हैं, तो 24 रुपए प्रति किलोमीटर की मुझे कॉस्ट पड़ती है। मतलब डबल, 12 की पड़ती है मुझे कैब में और 24 की पड़ती है मुझे अपनी गाड़ी में। तो मतलब डबल कॉस्ट दे रहा हूं मैं गाड़ी रखने की। और उसके अलावा और क्या फायदे नुकसान है उसकी बाद में बात करते हैं। वही कहां पे ब्रेक इवन होता है, इसको देखते हैं। ब्रेक इवन कहां पे होता है? तो मान लीजिए अगर मैं 175 किलोमीटर चलता हूं, 175 किलोमीटर अगर मैं रोज का चलता हूं और मैंने 9 लाख की गाड़ी ली है और वो गाड़ी 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की एवरेज देती है, तो जाकर के मैं
गाड़ी और कैब इन दोनों का खर्चा बराबर आएगा। इससे थोड़ा भी अगर मैं कम चल रहा हूं 175 किलोमीटर एवरी डे से, तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा। दूसरी बात, अगर गाड़ी आप लॉन्ग टर्म तक चलाते हैं, 10 साल तक चलाते हैं, तो ये 175 से कम भी आप चल रहे हैं तो भी आपको फायदा हो जाएगा। मान लीजिए 100 किलोमीटर पे भी, हाँ, तो 100 किलोमीटर भी अगर आप रोज का चल रहे हैं तो भी 10 साल अपनी गाड़ी चलाने का खर्चा और कैब में जाने का खर्चा बराबर हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए हो तो इसके आगे वाला जो पॉइंट है ना, वो इससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, तो आपने देखा कि कॉस्ट कैब की और अपनी गाड़ी की कितनी पड़ती है, बट कैब के फायदे क्या हैं? कैब के फायदे ये हैं कि मुझे कभी भी कहीं भी कैब चाहिए तो मैं आराम से मुझे ड्राइवर मुफ्त का मिलता है। मैं अपना ऑफिस का काम, मुझे ज्यादा टाइम लगता है ऑफिस पहुंचने में या कहीं भी जाना है मुझे वहां जाने में, मैं आराम से अपने ऑफिस का काम कर सकता हूं, लोगों से बातचीत कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी की पार्किंग का मुझे ध्यान नहीं देना है, टायर नहीं बदलने हैं, मुझे इंश्योरेंस नहीं करनी है उसकी हर साल, मुझे मतलब उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देना है, बस मुझे जहां चाहे वहां जाना है पूरी आजादी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। ये कैब के फायदे हैं। अपनी गाड़ी के फायदे ये हैं कि यार अपनी गाड़ी है तो मतलब अगर रात को 1 बजे भी, तो मुझे 1 मिनट का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सामान लेके जाता रहता हूँ, बहुत मैं आउट स्टेशन ट्रैवल करता रहता हूँ और मेरी आदत है कि मतलब पूरी फैमिली के साथ करता हूँ, तो गाड़ी से ज्यादा सही है। मान लीजिए मेरी फैमिली इतनी बड़ी है कि एक कैब में आती नहीं है, 2-2, 3-3 कैब करनी पड़ती है, तो ठीक है, फिर तो एक बड़ी गाड़ी लेना ज्यादा सेंसिबल है। या फिर मान लीजिए मैं ऐसी जगह रहता हूँ कि जो बहुत ही रिमोट है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की धज्जियां उड़ी हुई है, तो वहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपनी ही गाड़ी लेनी पड़ेगी, मगर अपने बजट में लेनी पड़ेगी। या मान लीजिए कि जिस सिटी में मैं रहता हूं वहां पे कैब सर्विस में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा लैप्स है, मतलब वहां सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां पे देर रात में गाड़ी में जाना हो या वैसे भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा अपनी गाड़ी ही ले जाना। या फिर आप बहुत ज्यादा फिनिकी हैं अपनी हेल्थ को लेकर के कि कोरोना चल रहा है और बाकी सब चीजें हैं, तो मैं मतलब एकदम स्ट्रेस में आ जाता हूं या आ जाती हूं जब भी मैं गाड़ी में जाता हूं या जाती हूं, तो उस समय भी आई थिंक मेंटल स्ट्रेस क्यों लेना है, फिर अपनी गाड़ी ले लीजिए, मगर वो गाड़ी अपने बजट में लीजिए। ठीक है, यहां तक तो हमने समझा कि क्या कैब के फायदे हैं, क्या अपनी गाड़ी के फायदे हैं, कब कैब लेनी चाहिए, कब अपनी गाड़ी लेनी चाहिए। अब ये देखते हैं, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से, आई थिंक इस पूरे वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि अगर, ठीक है, हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अगर मैं गाड़ी नहीं लेता मैं तो उतना ही पैसा अगर मैं इन्वेस्ट करता, क्योंकि मेरे पास उतनी डिस्पोजेबल इनकम है इसलिए तो मैं गाड़ी ले रहा हूं, जो डाउन पेमेंट मैंने दी है तो अपने कैश से दी है तो उतनी पेमेंट है मेरे पास, ईएमआई जो दे रहा हूं वो भी अपनी सैलरी से दे रहा हूं तो उतने पैसे हैं मेरे पास। अब मैं गाड़ी नहीं लेता और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता तो वो क्या होता, 5 साल में, 10 साल में क्या अपॉर्चुनिटी लॉस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको देखते हैं एक्सेल के माध्यम से। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं एक्सेल में और देखते हैं कि हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस कितना है अगर 9 लाख की गाड़ी में 5 साल चलाता हूं या 9 लाख की गाड़ी में 10 साल चलाता हूं। तो ये देखिए, 9 लाख की गाड़ी अगर आप जो लमसम आपने दिया था, डाउन पेमेंट 20% वो ले लिया हमने, ईएमआई जो आपकी वो ले ली है, अगर आप ये इन्वेस्ट कर दें और 12% की रिटर्न के हिसाब से हम सिप को देखें कितना आपका पैसा बनता है, तो 5 साल में 15,66,000 इज द अमाउंट यू गेट। और यही अगर आप पैसा ना निकालें 5 साल बाद, तो 10 साल में ये पैसा पता कितना बन जाएगा, 27,61,000। जी हाँ, 27,61,000। और आप गाड़ी कितने की चला रहे हैं, 9 लाख की, और वो गाड़ी की कीमत कम होती जा रही, 10 साल बाद तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर आप बोलोगे यार मैं गाड़ी अगर नहीं लूंगा, पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, तो मैं ट्रैवल भी तो करूंगा ना, उसका भी तो खर्चा होगा, मैं कैब में नहीं जाऊंगा क्या? बिल्कुल जाओगे, सही बोल रहे हो आप, एकदम बढ़िया पकड़े हो। देखते हैं, तो हमने दोनों चीजें रखी है कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर की कैब या 15 रुपए प्रति किलोमीटर की कैब। तो इसका खर्चा आपका 5 साल में कितना आएगा और 10 साल में कितना आएगा, ये मान के हम चल रहे हैं कि आप 50 किलोमीटर रोज का ट्रैवल करोगे कैब में, रोज का, और 25 दिन मिनिमम महीने में करोगे। ठीक है, तो आपका खर्चा आ जाएगा तकरीबन 11,25,000 आ जाएगा आपका 15 रुपए के हिसाब से, और 22,50,000 आ जाएगा आपका 10 साल में 15 रुपए के हिसाब से। 15 रुपए की कैलकुलेशन करते हैं, और आपका 15 रुपए के हिसाब से जो खर्चा आया, इसको कंपेयर करते हैं कि हमारा पैसा बना कितना। तो हमारा 5 साल में पैसा बना था 15,66,000, और हमने खर्चा कितना किया है, 11 लाख रुपए। तो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया 4,41,000 का। और अगर 10 साल में इसे देखें, क्योंकि पैसा तो ग्रो हो रहा है ना, तो अपॉर्चुनिटी लॉस और ज्यादा हो जाएगा, ये तकरीबन 5 लाख का हो गया। मगर इसमें कुछ फैक्टर्स हमने इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे कि हमने जो आपकी
कार की कॉस्ट है, हमने बोला 25 के 25 दिन आप लग्जरी गाड़ी से ही जाओगे 15 रुपए प्रति किलोमीटर में, जो कि नहीं होता, जनरली नहीं होता, और 25 दिन आप ट्रैवल नहीं करते। इसमें और भी कार से जुड़ी बहुत सारी कॉस्ट होती है, जैसे उसके टायर के एक्सपेंस, उसकी इंश्योरेंस का रिन्यूअल, उसका जो भी एक्सीडेंटल, अगर कहीं एक्सीडेंट होगी 5 साल में, वो सब खर्चे हमने इसमें इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किए हैं। अगर उन खर्चों को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही अपॉर्चुनिटी लॉस, मान लीजिए अगर आप कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं, मतलब 20 लाख की गाड़ी लेते हैं, हालांकि आजकल 20 लाख की गाड़ी काफी लोग लेने लग गए हैं, मगर मान लीजिए 20 लाख की गाड़ी लेते हैं, तो 20 लाख में सेम कैलकुलेशन के हिसाब से तकरीबन आपका अपॉर्चुनिटी लॉस जो है 18 लाख हो जाएगा। 18 लाख 5 साल में, 18 लाख, और 10 साल में ये अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा आपका 40 लाख। 40 लाख, क्योंकि यहां पे आपकी जो ईएमआई जाएगी और यहां पे जो आप लमसम डालोगे वो ज्यादा होगा। और दोनों ही एग्जांपल्स में मैंने कार की वैल्यू को माइनस कर दिया है, क्योंकि कार भी आपके पास रहेगी, कार भी आपके पास रहेगी ना 5 और 10 साल के बाद। तो मैंने ये एज्यूम किया है कि अगर आप 5 साल बाद कार को बेचोगे तो 40% उसकी वैल्यू मिलेगी, 10 साल के बाद बेचोगे तो 20% वैल्यू मिलेगी, वो भी माइनस कर दिया है। मतलब सारे एलिमेंट जितने भी हो सकते हैं वो मैंने माइनस कर दिए हैं, सारे ऐड नहीं किए सारे, मगर माइनस सारे कर दिए। उसके बावजूद जो अपॉर्चुनिटी लॉस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम हैरान कर देने वाला है। तो आपको एक गाड़ी चाहिए, या आपको मे बी कॉम्प्रोमाइज करते हैं गाड़ी से, आप कैब में जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करते हैं, ईगो को थोड़ा पीछे रखते हैं, अपने दिखावे को थोड़ा पीछे रखते हैं और फाइनेंशियली वाइज डिसीजन लेते हैं, तो क्या आपको लगता है अभी भी कि महंगी गाड़ी लेना ही वाइज डिसीजन है? हाँ, आपकी जिंदगी के सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो चुके हैं और आपको लगता है आप उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां एक्चुअलाइजेशन आने वाला है और पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो जरूर लीजिए, मतलब फिर जरूर लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो आप लीजिए। मगर अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे नहीं हुए, अगर ये सब चीजें नहीं हैं और फिर आप महंगी गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिफीट कर रहे हो। यू आर पुटिंग योर मनी इन अ डेप्रिशिएटिंग एसेट वेयर एज यू हैव नॉट मेड प्लान्स फॉर द बेसिक फाइनेंशियल नीड्स ऑफ योर लाइफ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन एक्सेल्स को देखने के बाद आपकी आंखें भी खुली होंगी और आपको लगा होगा कि जितना हम सोचते थे शायद गाड़ी लेना फाइनेंशियली इतना ज़्यादा बर्डनिंग नहीं है, तो शायद वो ज़्यादा बर्डनिंग है, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा है। और क्या अपॉर्चुनिटी लॉस इतना बड़ा होगा, हमने शायद नहीं सोचा होगा। रनिंग कॉस्ट को हमने शायद इस तरह से कंपेयर नहीं किया होगा। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगली बार कभी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें किसी भी चीज़ पे, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक कोई छोटा मोटा ट्राउज़र ले लिया, कुछ ले लिया, 2-3 हज़ार 5 हज़ार की चीज़ है कि चलो गलती से ले भी ली तो कोई बात नहीं। गाड़ी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ का एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें जाता है। इसको आप इमोशनली रैश डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा देख लीजिए हर चीज़ को, एक्सेल में कैलकुलेट कर दीजिए। आपको एक्सेल चाहिए, मैं भेज भी दूंगा। सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे गाड़ी ही लेनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग मेरी नहीं हुई है, फिर भी मुझे गाड़ी लेनी है क्योंकि मेरा दिल कहता है, क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा थी, कोई बात नहीं, लीजिए। मगर एटलीस्ट कॉन्शियसली सब चीज़ों को जानते हुए, देखते हुए कि आप जो कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होगी, वो करते हुए लीजिए, आंखें बंद करके मत लीजिए। दैट्स माय ओनली हम्बल रिक्वेस्ट। तो आज का जो वीडियो हमने देखा, इसमें हम समझ चुके होंगे अब तक कि कितनी रनिंग कॉस्ट में हमें गाड़ी लेनी है, नहीं लेनी है। अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको लग्जरी अपनी लाइफ में लेनी ही है और लग्जरी आप नहीं छोड़ सकते, तो क्या कम कॉस्ट में हमें लग्जरी मिल सकती है? क्या सेकेंड हैंड गाड़ी लेना भी एक वायबल ऑप्शन है? और अगर सेकेंड हैंड गाड़ी हम लेते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? और सेकेंड हैंड गाड़ी वर्सेस न्यू गाड़ी, क्या फायदे क्या नुकसान? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।